अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग अपने अप्लाइड मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे थे। इनमें से कुछ टॉपिक हैं जो रोटेशनल डायनामिक्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उसकी डिस्कशन में स्किप हो गए थे, तो हम आज इनको स्टडी करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रोटेशनल डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। बेसिकली हमारे जो कोर्स कंटेंट में इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, वर्क एंड पावर की डिफाइंस वही जो आप उसमें करते हैं, मैकेनिक्स में आमतौर कहते हैं। वर्क वर्क क्या है, किसी भी बॉडी पे किया जाने वाला काम है, और इसकी किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। हमारी जो सिंपल मैकेनिक्स में लीनियर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन जो इससे रिलेटेड फार्मूला बनेगा रोटेशनल में, आपने जब रोटेशनल वर्क की डिफाइन करनी है तो आपने क्या कहना है, वर्क किसके इक्वल, इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्ट की इक्वल है, वो भी हम आगे देख लेते हैं कि आपने क्या कहना है। इसी तरह पावर की डिफाइन भी आपने रोटेशनल डायनामिक्स में जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं ऑब्जेक्ट की, जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनको आपने कहना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इसकी पावर कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले टॉपिक में जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने लिखा, और वो उन्होंने बताया हुआ है कि हम कंसिडर करते हैं एक रिजिड बॉडी को। ठीक है, डेफिनेशंस या मैथमेटिकल फॉर्म आपने पहले इसमें से खुद ऐड कर लेनी है, बीच में से ही निकाल के। डेफिनेशन भी अब आपको बताती हूँ, और इसकी वो इक्वेशन भी बताती हूँ कि आपने कौन सी लिखनी है। और उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ स्टार्ट करनी है कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी है जो ऐसी इरेगुलर शेप की है, और वो पिवट की गई है पॉइंट ओ पर। पिवट का मतलब है कोई भी सेंटर पॉइंट यहाँ बनाया गया है, कोई कील ठोक कर इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद हम बॉडी को इजीली रोटेट कर सकें इस पॉइंट ओ के गिर्द। ये वाला वो इसका मकसद है। अब हम कहते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एफ लगती है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही है जो आर के साथ, हमारे रेडियस के साथ एंगल फाई बना रही है। ठीक है, रेडियस फैक्टर जो है हमारा, जो हमारा सर्कल बन रहा है उसके रेडियस फैक्टर के साथ एंगल फाई बना रही है, और वो किस पॉइंट पे लग रही है, पॉइंट पी पे लग रही है। हमने कोई आर्बिट्रेरी ऐसे पॉइंट कंसीडर किए, ये पॉइंट पी हो गया। अब हम कहते हैं कि जो वर्क डन है ना बाय फोर्स एफ एज ऑब्जेक्ट रोटेट विद अ थ्रू अ डिस्टेंस। फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट हमारा, ये पहले जो ब्लैकिश में शो हो रहा है ये था, फोर्स लगने के बाद उसने थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया, और ये जो कर्व सी लाइन शो कर रही है कि अब ये न्यू पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसको ये थोड़ा सा डिस्टेंस डी एस कवर करने के बाद, यानी ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट पी यहाँ पहुँच गया। ठीक है, पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था डी एस, और जितना एंगल में चेंज आया वो है डी थीटा, और ये हमारे पास रेडियस है। अब हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। असल फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। उस फार्मूले से, क्योंकि हमने कहा है कि स्मॉल चेंज आया हमारे डिस्प्लेसमेंट में और स्मॉल चेंज ही आया हमारे एंगल में, तो उसको हम लोगों ने एस इज इक्वल टू आर थीटा को स्मॉल चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। अब वर्क का फार्मूला हम कहते हैं टाइम डी टी में ये सारा कुछ। और वर्क का फार्मूला है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए हमारे पास फोर्स जो है वो एक एंगल पे लग रही है। अगर मैं कहूँ कि मैं इस डॉटेड लाइन को इंक्रीज़ किया, उसके बाद मैंने वर्टिकल कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं फोर्स के, जो थीटा के साथ वाला एंगल होता है आपको पता है वो कॉस थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर से वो थीटा के ऑपोजिट वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं साइन थीटा। अब हमने क्या किया है कि ये जो डी एस, जो फोर्स, वो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट असल में वर्क करेगा जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में होगा। ठीक है, वही वाला काम करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट की है एफ साइन थीटा। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा कहाँ से आ गया। ये इसलिए आया कि हम लोगों ने डायग्राम से ज्योमेट्री देख के बताया है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, साइन थीटा वाला, ये असल में हमारा वर्क डन में इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमने डी एस की वैल्यू जो भी निकाली थी आर डी थीटा, वो पुट कर दी है। अब यही बताया हुआ है कि जो एफ साइन थीटा है वो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है फोर्स का, जिसको हम लोग, या दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अब हम टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट ओरिजिन पॉइंट ओ के लिए। तो हमें टॉर्क की वैल्यू पता है आर एफ साइन थीटा होती है। ठीक है, इस वैल्यू को आर एफ साइन थीटा, जो ऊपर ये आर एंड एफ साइन थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्क को, और डी थीटा वैसे का वैसे, इस साइड से डी डब्ल्यू वैसे का वैसे। ठीक है, अब अगर इस वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, वर्क इज इक्वल टू टाउ थीटा। तो ये हमारे पास वर्क की बेसिक क्या आ जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। और इसी के ज़रिए आपने रोटेशनल वर्क को डिफाइन करते हैं कि रोटेशनल वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन अ बॉडी एंड द एंगल थीटा
ड्यूरिंग इट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब या फिर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी इसके साथ लिख सकते हैं, एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हमने इसी वर्क वाले फार्मूले से पावर निकालनी है। आपको पता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है, इसलिए हमने उसका रेट ले लिया। हम कहते हैं कि वो रेट जिस पे वर्क काम करेगा, वो रेट जिस पे वर्क डन होगा, वर्क किया जाएगा बाय फोर्स एफ, वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा अबाउट फिक्स एक्सिस कौन सा है, जो हमारा ओ से रिलेटेड ये रेडियस बना रहा है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस होगा। या फिर हम इस एक्सिस को कह सकते हैं कि इस फिक्स्ड एक्सिस जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू टाउ कॉमन आ गया, डी थीटा ओवर डी टी, दो बोथ साइड्स को हमने डी टी से यानी टाइम का स्मॉल इंटरवल से डिवाइड कर दिया है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है पी, जो कि डिलीवर की जा रही है फोर्स से। और क्योंकि डी थीटा ओवर डी टी आपको ये फार्मूला पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बन गया, तो इसलिए इसको हमने डब्ल्यू से एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू टाउ थीटा। अब आपने एंगुलर पावर की डेफिनेशन लिखनी है, ये टॉर्क प्रोड्यूस इन अ बॉडी इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये पावर की एग्जांपल डिफाइन लिखनी है रोटेशनल पावर की। और ये दोनों फार्मूले ही बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक में ड्राइव करने थे, किस चीज़ के, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसके नीचे हमारा एक और टॉपिक है, उस उन्होंने खुद जो टॉपिक का नेम लिखा हुआ है बुक में, वो है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन हम इसे जो टॉपिक कंसिडर करेंगे वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, ऐसे है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के नाम से हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले भी, और उस टॉपिक में क्या था कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके दिखाया गया था, एक ऐसी बॉडी के लिए जो सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आता है, शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है या सिंपल पूछा जाता है कि फार्मूला ड्राइव करके दिखाएं और बताएं कि फार्मूला कैसे आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो आपने वो वाली डिफाइन लिखनी है, मैथमेटिकली उसको प्रूव करके डायग्राम बना के लिख देना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी के दोनों कंपोनेंट्स निकालें या काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करें कि उसमें को कैसे दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि उसमें रोटेशनल मोशन भी कर रहा हो और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा हो। हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इस वाले में हम लोगों ने देखा था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है जब हम क्या क्या कर रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी है वो रोटेट भी कर रही होती है और उसका लीनियर मोशन भी होता है। असल में ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे वो की थी, यूज़ की थी, वो हमारी इस टॉपिक में से आई है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमने जैसे ये केस व्हील की एग्जांपल ली थी, हम यहाँ से इसका वो लिखेंगे, आपने ऊपर से ये इंट्रोडक्शन लिख देना है। अगर तो काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन पूछी गई हो तो पहले डिफाइन और फिर फार्मूला जो इसके एंड में यूज़ निकलेगा एंड में वो लिखना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा बेसिकली क्या शुरू होती है, डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्या बताया हुआ है, ये कोई बॉडी है, वैसे ये बॉडी क्या कर रही थी, अपने गोल भी घूम रही थी और इसके अलावा आगे भी जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्पिनिंग मोशन भी कर रही थी और इसके अलावा आगे भी इसकी वेलोसिटी जा रही थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आगे भी मूव कर रही थी, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं कि इस बॉडी का जो टोटल मास है ना, ये कैपिटल एम है, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं कि वो रोटेट कर रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू, ये वाला इसका फिक्स्ड एक्सिस है ओ, ठीक है। उसकी ट्रांसलेशनल मोशन है। हम कहते हैं किसी एक इंस्टेंट पर जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो क्या है, RCM है, रिलेटिव ओरिजिन। ये हमने किसी एक पॉइंट के लिए दिखाया हुआ है, यहाँ हमने टोटल मोशन शो नहीं की हुई, सिर्फ कोई एक पॉइंट दिखाया हुआ है कि ये पोजीशन बनी, तो सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है हमने उसे RCM कह दिया। ये कोई पॉइंट P हमने कंसिडर किया है जिसका हम कह रहे हैं मास है MI, टोटल मास नहीं, मैं इस पॉइंट P का सिर्फ है छोटा सा मास MI, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन के लिहाज से ये है RI, ठीक है, MI है इसलिए RI। अब जो हमारे पॉइंट P की सेंटर ऑफ मास से पोजीशन है उसे हमने RI प्राइम कह दिया,
ठीक है। ये कॉन्सिडर आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को हम लोगों ने cm में लिखा है, सिंपल वैल्यू को हमने वो पोजीशन p की पॉइंट p की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको सिंपल आर आई लिखा है, जबकि दोनों के दरमियान का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसे आर आई प्राइम लिखा है। ठीक है। अब कहते हैं हमें फिगर से पता चला कि ये वैल्यू कैसे। अब ये देखें, ये एक वेक्टर है जिसका हेड अगले वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है दोनों वेक्टर्स जो हेड टू टेल रूल के थ्रू जुड़े हुए हैं वो क्या है, उसके सम के इक्वल है। देखिए यही है ना, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक जो वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर आई प्राइम। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने सब क्वांटिटीज़ को डी बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है या इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेना है। ठीक है। ये देखें, ये सबका डी बाई डी टी की वैल्यू इनमें क्या हो गई, ऐड हो गई, सबका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को देखें ज़रा गौर से। हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है ऊपर डिवाइडेड बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। इस वेलोसिटी को हम कह देंगे वी आई, इस वेलोसिटी को कह देंगे वी सी एम, इस वेलोसिटी को कहेंगे वी आई प्राइम। ठीक है। ये देखें आगे उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि इन इक्वेशंस को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम कहते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल पी की फाइंड करना चाहते हैं जिसका मैस क्या है, एम आई, स्मॉल मैस है। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इसकी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके लिहाज से क्या बन रही है, 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है। रिजल्टेंट हम निकालना चाह रहे हैं। अब हम कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी रिजिड बॉडी की है वो सम है काइनेटिक एनर्जी का, कौन सी काइनेटिक एनर्जी का, तमाम काइनेटिक एनर्जी इसका कौन सी, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है और जो रोटेशनल मोशन की वजह से है। हम इस इक्वेशन में वी आई स्क्वायर में इधर वी आई की वैल्यू ये वी सी एम प्लस वी आई प्राइम पुट कर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, पुट करने के बाद हमने ये जो बाहर वाली इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले के थ्रू। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बाहर वाली सारी चीज़ है इसको हर एक से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बता रहे हैं कि तमाम जो हमारी वो ये जो हमारी है बॉडी, इसमें ये वाला जो इस है इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं कि जो हमारा सिग्मा एम आई है इस वाली केस में, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है, इसको हम लोग टोटल मैस कंसिडर कर सकते हैं, यानी सम ऑफ ऑल मैसेस इज इक्वल टू टोटल मैस बनेगा रिजिड ऑफ द बॉडी। ठीक है। किसी भी बॉडी के तमाम मैसेस का अगर सम ले लेंगे तो वो उसके टोटल मैसेस बनेगा, तमाम उसके छोटे छोटे टुकड़ों को जमा कर देंगे तो एक पूरी बॉडी बन जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास वी आई प्राइम को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं वी आई प्राइम असल में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला वैल्यू है। ठीक है। आर ओमेगा वाली वैल्यू ये बन सकती है। इसी तरह वी आई प्राइम का स्क्वायर आर आई का स्क्वायर बन जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। ये सिंपल वैल्यू है और अगर ये स्क्वायर में हो तो वो इस तरह स्क्वायर होगा। ये बात आपको मुश्किल तो नहीं लगी कि समझाने में, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब देखें, पहली टर्म का हमने m चेंज किया, दूसरी टर्म का हम लोगों ने ये v चेंज किया है। ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब तीसरी टर्म की बात करें, तीसरी टर्म में हम कह रहे हैं कि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें कि ये वी सी एम को ज़रा थोड़ा सा साइड पे करें, अगर हमारा ये एम आई और ये वी आई का वी आई प्राइम इस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करें तो सिग्मा एम आई तो हमारे पास कैपिटल एम हो गया, जबकि वी आई प्राइम असल में क्या है, हमारी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड वेलोसिटी है। ठीक है। हम कहते हैं कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि मोमेंटम तमाम पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास के से रिलेटिव ज़ीरो होता है। जितना मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का है उतना ही उस टोटल रिजिड बॉडी का है। सेंटर ऑफ मास से रिलेटिव उसका कोई भी मोमेंटम नहीं होता, अपनी जगह पे हर कोई फिक्स रहता है। सेंटर ऑफ मास से ना कोई पार्टिकल दूर जा रहा है, ना सेंटर ऑफ मास से कोई पार्टिकल करीब आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसलिए हम कहते हैं ये जो वी सी एम प्राइम है ना, ये वाली वैल्यू जो अभी हम कह रहे हैं ये इक्वल टू ज़ीरो है। अब इन सारी बातों को ऊपर पुट कर दें, इस वाले की जगह कैपिटल एम लिख दिया, इस वाले की जगह हम लोगों ने आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और इस वैल्यू को हमने ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड टर्म्स बन गई। ठीक है। ये देखें, ये हम लोगों के पास एज इट इज़ आ गई, जबकि दूसरी में हमने कहा कि ये जो एम आई आर आई स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर बेसिकली हमारे पास मूवमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया होता है। ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, आई लिख देंगे, आई सी एम। ठीक है।
प्राइम लिखा हुआ है इसलिए हमने ICM लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइम हमने पहले बोला था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास वैसे के वैसे। अब हमारे पास जो असल में ये इक्वेशन आई है ये हमें क्या बता रही है, इक्वेशन हमें क्या बता रही है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की उसकी दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, दो टर्म्स इस केस में हैं। जिस केस में क्या है कि अब जो पहले एक टर्म जो उसमें से है वो प्योर ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। ये पहली वाली टर्म क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की, जबकि जिसकी वेलोसिटी कितनी है VCM। जबकि दूसरी वाली क्या है, प्योर रोटेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के थ्रू प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास। ये वाली सेंटर ऑफ मास की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि दूसरी वाली क्या है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।